दरवाजे पर दस्तक सुनकर परिवार अपना चेहरा और पैर धोने के लिए एक साथ इकट्ठा हुआ। कौन है भाई? झाओ तियानले यह देखने के लिए उठे कि यह कौन हो सकता है। अंकल, क्या मेरे पापा अभी तक वापस नहीं आए? बाहर मौजूद व्यक्ति दया, झाओ तियानजियांग और भाभी झाओ की बेटी थी, और वह पहले से ही 11 साल की थी। तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? सर्दियों में हर कोई ज्यादातर घर पर ही दुबका रहता था। हालांकि टीम हर साल खाई खोदने का आयोजन करती थी, लेकिन यह बारी बारी से किया जाता था। इस साल सबसे बड़े भाई के जाने की बारी नहीं थी। मेरी माँ ने कहा कि मेरे पिताजी मेरे दूसरे चाचा के साथ पहाड़ पर गए थे, लेकिन अंधेरा हो गया और वे वापस नहीं आए। वह लाओए के साथ पहाड़ पर गया। चाचा, झाओ तियानले ने तुरंत दया से कहा, जिसकी आंखें लाल थीं। दया, तुम पहले वापस जाओ। चाचा उन्हें खोजने के लिए पहाड़ में जाएंगे, और तुम्हारी माँ से कहेंगे कि चिंता न करें। मैं अभी जाकर टॉर्च ले आता हूँ। दया ने सिर हिलाया, यह विश्वास करते हुए कि अगर चाचा पिताजी को खोजने के लिए पहाड़ पर गए, तो वे अवश्य मिलेंगे। बाहर का शोर युन जियाओक्सियाओ और उसके 2 बच्चों ने भी सुना। पत्नी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो और जल्दी सो जाओ। यदि वे इतनी देर से वापस नहीं आए होते, तो यह निश्चित था कि कुछ घटित हुआ था। ठीक है, सावधान रहो। यू जियाओक्सियाओ झाओ तियानले को बाहर जाने से नहीं रोक सका। माँ, क्या चाचा और बाकी लोग पहाड़ों में शिकार करने गए थे? युन जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया और उन्हें अपने जूते में सोने के लिए कहा। इसीलिए पीछे का पहाड़ खतरनाक है। वयस्क इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं, और तुम बच्चों को इसे आजमाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्या तुमने मेरी बात सुनी? जियो बाओ ने हैरान होकर कहा, लेकिन भाई इरडेन हर दिन पहाड़ पर जाते हैं। आपका भाई इरडेन पहाड़ की तलहटी में रहता है, वह गहराई तक नहीं जाता। वो दोनों छोटे बच्चों को बिस्तर पर ले गई। झाओ तियानले हाथ में टॉर्च लेकर झाओ तियानहे को बुलाने के लिए बाहर गया, और दोनों एक साथ पहाड़ की ओर चले गए। वे वास्तव में कुछ घबराए हुए हैं। मैंने पहाड़ पर जाने की हिम्मत की क्योंकि मेरे पास तुम हो। तीसरे भाई झाओ तियानहे स्थिति के बारे में जानने पर मदद नहीं कर सके, लेकिन शाप देना चाहते थे। यदि तीसरे भाई का गंभीर चेहरा न देखा होता, तो उसने सचमुच शाप दे दिया होता। पहाड़ के किनारे के चारों ओर देखना ठीक है, अधिक गहराई में प्रवेश करना मृत्यु को आमंत्रित करना है। तीसरे भाई, यह दूसरा चचेरा भाई ही होगा जिसने हमारे बड़े चचेरे भाई को पहाड़ पर जाने के लिए प्रेरित किया। बेशक, झाओ तियानले ने यही सोचा था। पहाड़ों पर जाने से पहले अपनी क्षमताओं पर विचार करना चाहिए। यदि झाओ तियानहाई में ऐसी क्षमता होती, तो वो बहुत पहले ही इसका घमंड कर चुके होते। केवल कार्यान्वयन अर्जित करने के लिए वह अपना सिर कैसे झुका सकता है? वह अब तक तैर चुका होगा। वह एक और पिटाई की मांग कर रहा है। दरअसल, झाओ तियानले ने पहले झाओ तियानहाई को हराया था और संकोच नहीं किया क्योंकि वह उसका भाई था। तीसरे भाई, चलो जल्दी करो। पहाड़ बहुत विशाल था और अब अंधेरा घिर चुका था, इसलिए वहां किसी को ढूंढना भी उनके लिए खतरा था। भाभी झाओ को लगा कि उसका दिल उसके गले में अटक गया है। उसे चिंता हो रही थी कि दया के पिता को कुछ हो गया है। अगर कुछ हो गया तो उनका परिवार कैसे सहेगा? उनका परिवार अभी भी अकाल के कर्ज में डूबा हुआ था। दाशु की माँ तब तक इंतजार करती रही जब तक कि बाहर अंधेरा नहीं हो गया, और आखिरकार उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनके पास घर पर टॉर्च नहीं थी, और वे अभी भी नहीं लौटे थे। क्या कुछ हो सकता था? वो एकदम से घबरा गई और उसने तुरंत सबसे पहले अपने ससुराल वालों की तलाश की। आज 2 समय के भोजन में मांस का आनंद लेने के बाद श्रीमती झाओ और कैप्टन झाओ जल्दी सोने की योजना बना रहे थे। लेकिन तभी उन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। कौन है भाई? कैप्टन झाओ ने दरवाजे का जवाब देने के लिए अपनी सूती गद्देदार जैकेट पहन ली। पिताजी, कुछ भयानक हुआ है ना? कुछ हुआ? क्या हो सकता था? भाई जियो हाई पहाड़ पर चला गया, और वह अभी भी वापस नहीं आया है। कैप्टन झाओ ने एक तेज सांस ली। वे पहाड़ पर चले गए और वापस नहीं आए।
लाओई के पास ऐसा कौन सा कौशल है जिसके बारे में वह एक पिता के रूप में नहीं जानता होगा? और उसने यह सोचकर पहाड़ पर चढ़ने का साहस किया कि वो काफी बहादुर है। क्या उसने सोचा कि वह तीसरे भाई जैसा है? वे कितने समय से चले गए हैं? दाशु की मां ने रोते बिलखते हुए तुरंत कहा, वे दोपहर से पहाड़ों में है। कैप्टन झाओ ने शाप दिया, घूम गया और टॉर्च लेने के लिए अंदर चला गया। क्या गलत हुआ? लाओई पहाड़ में चला गया, मैं लाओसन को ढूंढने जा रहा हूँ। क्या लाओई पहाड़ में चला गया? वह आलसी हड्डियां वास्तव में पहाड़ में चली गईं। क्या वह अब मांस खाना चाहता है? अतीत में यह हमेशा लाओसन ही होता था जो गुप्त रूप से पुराने घर में कुछ मांस लाता था। उस समय उन्होंने परिवार को विभाजित नहीं किया था और घर के सभी लोगों को मांस का हिस्सा मिल सकता था। लेकिन अब जब उन्होंने घरों को विभाजित कर दिया है, अगर वे मांस खाना चाहते हैं तो वास्तव में उन्हें अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना होगा। सावधान रहें। श्रीमती झाओ ने यह नहीं कहा कि वो खोज के लिए उसके साथ जाएंगी। क्या यह उन्हें रोके रखना नहीं होगा? बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से लाओसन को ढूंढने वाला था और उसे लाओई की खोज में शामिल होने के लिए कहने वाला था। यह सब किस बारे में है? कैप्टन झाओ टॉर्च लेकर बाहर आए और देखा कि लाओई की पत्नी अभी भी वहीं खड़ी है। तुम स्वयं वापस जाओ, मैं खोज में शामिल होने के लिए लाओसन को बुलाऊंगा। उसके जीजाजी को बुलाओ। दाशु की मां ने लाओसन के घर जाने की हिम्मत नहीं की, डर था कि लाओसन नाराज हो जाएगा। पिताजी, आपको भाई जियाओ हाई को ढूंढना होगा। कैप्टन झाओ ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बड़ा गेट बंद कर दिया और हाथ में टॉर्च लेकर लाओसन के घर की ओर चल दिए। कुछ मिनट बाद जब वो लाओसन के घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया और पुकारा, लाओसान, लाओसन। यूं जियाओक्सियाओ बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसने बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनी, जो उसके ससुर की आवाज लग रही थी। वो इस समय क्या चाह सकता है? सर्दियों में बिस्तर पर जाने पर वास्तव में उठने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उसने खुद को बिस्तर से उठने के लिए मजबूर किया। पिताजी, ऐसा लगता है जैसे बिग ब्रदर पहाड़ पर गया था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया है। दाबाओ के पिता लोगों की तलाश में पहाड़ पर गए थे, उसने कहा। क्या बिग ब्रदर भी पहाड़ पर गए? बिग ब्रदर के व्यक्तित्व के साथ वह संभवतः पहाड़ पर कैसे जा सकता है? तब यह लाओई ही रहा होगा जिसने बिग ब्रदर से एक साथ पहाड़ पर जाने की बात की होगी। ठीक है, मैं समझ गया। कैप्टन झाओ अकेले पहाड़ पर नहीं जाएंगे, वह अपने भतीजों को ढूंढने गया, लेकिन जब वह बिग ब्रदर के घर पहुंचा, तो उसे जियो के बारे में पता चला। उसे लाओसन ने बुलाया था, जिसने एक और भतीजे को पहाड़ में शामिल होने के लिए भर्ती किया था। पहाड़ के अंदर बिग ब्रदर झाओ तियानहाई दिन की घटनाओं से डर गया था और अब उसने बिग ब्रदर को हटाने की हिम्मत नहीं की। अब अंधेरा हो गया था और वे नहीं जानते थे कि पहाड़ से कैसे उतरे। वे केवल दूसरों द्वारा उन्हें ढूंढने का इंतजार कर सकते थे। झाओ तियानले अक्सर पहाड़ पर जाते थे और खून की गंध के प्रति संवेदनशील थे। खुशबू का पीछा करते हुए उसने अंततः झाओ तियानजियांग और झाओ तियानहाई को पाया। वे दोनों घायल हो गए। तीसरा भाई झाओ तियानहाई ने तीसरे भाई की ओर देखने की हिम्मत न करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन झाओ तियानले ने उसकी ओर देखा भी नहीं। सबसे बड़े चचेरे भाई, आपके पैर को अस्पताल ले जाना चाहिए। यदि आप पहाड़ पर जाना चाहते हैं तो आपको तीसरे भाई की तलाश करनी चाहिए। आप दूसरे चचेरे भाई के साथ क्यों गए? झाओ तियानहाई ने उस समय जवाब देने की हिम्मत नहीं की। दूसरा चचेरा भाई, यदि आप सबसे बड़े चचेरे भाई का जीवन चाहते हैं तो इसे स्पष्ट रूप से कहें। इसे शिकार यात्रा के रूप में छिपाने और सबसे बड़े चचेरे भाई को घायल करने की आवश्यकता नहीं है। झाओ तियानहे ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। शब्द बाहर निकल रहे थे। क्या आप जानते हैं कि आपको ढूंढने में हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी? अन्यथा इस समय हम बिस्तर पर सोए पड़े होते। मैंने नहीं किया, झाओ तियानहाई ने तुरंत इनकार कर दिया। वह अपने बड़े भाई का जीवन कैसे चाह सकता है? जियो है, हमें एक हाथ दो, झाओ तियानले ने कहा, लताओं को उखाड़ते हुए और शाखाओं का भी उपयोग करते हुए।
उन्हें झाओ तियानजियान के टूटे हुए पैर से बांधते हुए, सावधान रहते हुए कि कहीं उसे पहाड़ से नीचे ले जाने से कोई गलत स्थान न आ जाए। झाओ तियानहे ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए और भी अधिक नीचे झाओ तियानहाई की ओर देखा, लेकिन झाओ तियानले को उसे बुलाते हुए सुनकर वह तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। बड़े भाई, थोड़ा सहन करो। हालांकि झाओ तियानजियांग पतला था, फिर भी उसका वजन 100 पाउंड से अधिक था। झाओ तियानले उसे सबसे आगे ले गया। बगल में झाओ तियानहे टॉर्च से रास्ता रोशन कर रहा था और झाओ तियानहाई उसके घायल शरीर को खींचते हुए अंत में पीछे चल रहा था। उनका पैर तो नहीं टूटा था, लेकिन शरीर पर कुछ घाव थे। आधे रास्ते में वे कैप्टन झाओ और भाई जियोहाई से मिले। उन्होंने कहा, उसे शहर ले जाने की जरूरत है, बिग ब्रदर का पैर टूट गया है। स्वास्थ्य क्लिनिक झाओ फैमिली विलेज टीम के पास एक ट्रैक्टर था, लेकिन यह आमतौर पर टीम लीडर का पसंदीदा कब्जा था और इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता था, केवल कृषि भीड़ के दौरान और सार्वजनिक अनाज पहुंचाने के लिए। अब झाओ तियानले ट्रैक्टर चला रहा था, कैप्टन झाओ और झाओ तियानहे के साथ 2 घायल लोगों को खींच रहा था। झाओ तियानहे को शुरू में वापस जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने उनका अनुसरण करने पर जोर दिया। लेकिन ऐसा करके उसने भाभी झाओ और दूसरी भाभी झाओ को उत्सुकता से घर पर इंतजार करते हुए छोड़ दिया। वो बाहर जाकर देखना चाहती थी, लेकिन बाहर गहरा अंधेरा था और घर में कोई टॉर्च नहीं थी। माँ दया अभी तक सोई नहीं थी, हालांकि छोटे सो गए थे। छोटे बच्चे ज्यादा देर तक जाग नहीं पाते। भाभी झाओ का चेहरा चिंता से भरा था, वे अभी तक वापस क्यों नहीं आए? उसका आदमी पहाड़ों में चला गया था और अब तक वापस नहीं लौटा है। उसने अपनी बेटी को लाओसन को बुलाने के लिए भेजा था, लेकिन वह भी वापस नहीं आया। अगर दया के पिता को कुछ हो गया होता तो वे क्या करते? माँ, अंकल लाओसन पिताजी को ढूंढने जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से वापस आएंगे। ठीक है, लाओसन के वहां रहने से दया के पिता निश्चित रूप से ठीक रहेंगे। लेकिन आधी रात हो चुकी है। तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, कल भी तुम्हारा स्कूल है। हालांकि भाभी झाओ ने बेटियों के बजाय बेटों को प्राथमिकता दी, फिर भी उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शिक्षा का समर्थन किया। माँ, पापा जरूर वापस आएंगे। भाभी झाओ को पता था कि जब से उसने झाओ परिवार में शादी की है, तब से अधिकांश मांस लाओसन द्वारा पहाड़ों से वापस लाया गया था, जो इस क्षेत्र से बहुत परिचित था। उसके पति ने उसे बताया था कि लाओसन जानता था कि खरगोश और मुर्गियां कहाँ हैं, पहाड़ों के बारे में लगभग सब कुछ। ठीक है, वो निश्चित रूप से सुरक्षित वापस आ जाएगा। तभी अचानक बाहर से खट खट की आवाज आई। भाभी, जियांगजी को चोट लगी है, अंकल सेकंड और अन्य लोग उसे शहर ले गए हैं। क्या? भाभी झाओ चोट के बारे में और जानने के लिए तुरंत उठ गईं। दया के पिता को क्या हुआ? भाई झाओ तियानहे ने झाओ तियानयोंग को बुलाया, उसका पैर टूट गया है, शहर के क्लिनिक में ले जाया गया है, लेकिन चिंता मत करो, अंकल सेकंड और लाओसन उसके साथ हैं, मैं दाशु की माँ को बता दूंगा। अपने बड़े चचेरे भाई को जाते हुए देखने के बाद भाभी झाओ बहुत देर तक चकित रह गई। उसका पैर टूट गया है। उसका पैर टूट गया है। दया के पापा का पैर टूट गया। जैसे ही वह होश में आए, उसका पहला विचार उसके पास जाकर जांच करने का था। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे याद आया कि वे शहर के क्लिनिक में थे और घर पर कोई टॉर्च नहीं थी। अब उसे इस बात का बहुत पछतावा हुआ। जब दया के पिता घर छोड़कर चले गए थे, तो उसे उन्हें वहीं ठहरा देना चाहिए था। झाओ तियानयोंग घर लौटने से पहले दाशु की मां को सूचित करने के लिए उनके घर गए थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। कस्बे में पहुंचते ही स्वास्थ्य क्लिनिक के बाहर ट्रैक्टर रुका। क्लिनिक बहुत बड़ा नहीं था और वहां रात में कोई निगरानी नहीं थी। झाओ तियानजियान की देखभाल के लिए किसी को बुलाना और उसकी जांच करने के बाद फिर वे झाओ तियानहाई की देखभाल कर सकते थे। उसका पैर टूट गया है, लेकिन आप उसे अतिरिक्त चोट पहुंचाए बिना यहाँ ले आए, जिससे उसके पैर की चोट बदतर नहीं हुई। झाओ तियानजियान की जांच करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल के बिस्तर पर ले जाने को कहा। क्लिनिक बहुत बड़ा नहीं था,
परामर्श और भुगतान के लिए केवल एक क्षेत्र और 4 अस्पताल बिस्तरों वाले 2 वार्ड थे। डॉक्टर, मैं भी घायल हूँ। झाओ तियानहाई ने अपने पिता को देखा और कैसे लाओसन और अन्य लोगों ने उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। अब जब उसके बड़े भाई को देख लिया गया था, तो उसकी बारी थी। टीम लीडर झाओ ने झाओ तियानहाई को जोर से थप्पड़ मारा। आपने अपने बड़े भाई को पहाड़ों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसे चोट भी पहुंचाई। झाओ तियानहाई जल्दी से पीछे हट गया, दूसरा थप्पड़ नहीं खाना चाहता था। पिताजी, मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे मत मारो। झाओ तियानहाई ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। उसने ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन इस समय में कौन मांस की लालसा नहीं कर रहा था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने देखा कि लाओसन का परिवार मांस खाता था। वे भी मांस के एक टुकड़े के लिए तरस रहे थे, जिसने उन्हें पहाड़ों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया था। कौन जानता था कि कोई दुर्घटना होगी। वह भी किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। घर बनाने से परिवार अभी भी कर्ज में डूबा हुआ है। इस बार बड़े भाई की दुर्घटना के साथ कौन जानता है कि इसकी कीमत कितनी होगी। झाओ तियानहे ने झाओ तियानहाई की ओर तिरछी नजर से देखा। केवल दूसरा भाई ही जानता है कि बिग ब्रदर कैसे घायल हो गया। अब जब बिग ब्रदर के पैर को ठीक होने की जरूरत है, तो भाभी, एक महिला, पानी ढोने जैसे काम कैसे संभाल सकती है। अगर बिग ब्रदर के सतर्क स्वभाव के कारण दूसरा भाई बिग ब्रदर को पहाड़ों में नहीं ले जाता, तो वह संभवतः कैसे जा सकता था। दरअसल उनके कहने का मतलब यह था कि दूसरे भाई ने इसे उकसाया था। वे फिर घर छोड़ने वाले थे। निश्चित रूप से वे यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि भाभी पानी में बड़ी भाभी की मदद करेगी। बिग ब्रदर के सभी कठिन कार्यों को दूसरे भाई पर थोपने की जरूरत थी। यह मैं था, यह मैं था। झाओ तियानहाई ने लाओसन की ओर भय से देखा। उसे चिंता थी कि लाओसन उसे पीटेगा। कैप्टन झाओ ने अपने बेटों और भतीजों की ओर देखा। लाओई, अब जब तुम्हारे बड़े भाई का पैर टूट गया है और उसे आराम करने की जरूरत है, तो तुम्हारे बड़े भाई के घर में पानी और अन्य भारी श्रम ढोने के सभी काम तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। झाओ तियानहाई ने मना करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सहमत हो गए। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। अंकल, बिग ब्रदर के इलाज का खर्च क्या उन्हें बराबर बांटना चाहिए। निश्चित रूप से वे यह उम्मीद नहीं कर सकते थे कि थर्ड ब्रदर यह सब भुगतान करेगा। मकान निर्माण के कारण वे कर्ज में डूब गए थे, जिसका थर्ड ब्रदर से कोई लेना देना नहीं था। वह इस बार विशेष रूप से थर्ड ब्रदर को फायदा उठाने से रोकने के लिए आया था। यदि तीसरा भाई उन्हें ढूंढने के लिए पहाड़ों पर नहीं आया होता, तो उन्हें नहीं पता होता कि वापस कैसे आना है। अगर वो उन्हें ढूंढने न गया होता तो अब तक तीसरा भाई भाभी के साथ सो चुका होता। जियो, वह सही है। यह उनके लिए एक सबक है। वे अब युवा नहीं हैं, फिर भी वे अभी भी सोचते हैं कि वे युवा पुरुष हैं। झाओ तियानहाई वास्तव में कहना चाहता था, वह एक युवा व्यक्ति क्यों नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। उसके पिता कठोर चेहरे से उन्हें देख रहे थे। यहाँ तक लाओसन भी उसे अमित्रतापूर्ण नजर से देख रहा था, मानो वह आकर उसे पीटने वाला हो। इस बार यह सिर्फ एक चोट है। अगली बार, यदि आप जल्दबाजी में पहाड़ों में जाते हैं, तो आप जीवित नहीं निकल पाएंगे। झाओ तियानहे ने लापरवाही से कहा, इस बात की परवाह किए बिना कि कौन घायल हुआ था या कौन अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर है। झाओ तियानजियान को पता था कि इस बार यह खतरनाक था और उसने पलटवार करने या खंडन करने की हिम्मत नहीं की। झाओ तियानहाई झाओ तियानहे का मुंह बंद करना चाहता था। उसके छोटे चचेरे भाई के पास वास्तव में कोई फिल्टर नहीं था। पिताजी, देर हो रही है। हम बिग ब्रदर की देखभाल के लिए दूसरे भाई को क्यों नहीं रहने देते। हम पहले वापस जाएंगे। झाओ तियानले अपने भाइयों पर एक भी नजर नहीं डालना चाहता था। बहुत देर हो चुकी थी। क्या उसकी पत्नी चिंतित होगी। पिछली बार जब वे आधी रात को पहाड़ों से वापस आए, तो उनकी पत्नी जाग गई थी। अब जब उन्होंने उस व्यक्ति को बचा लिया था और उसे क्लिनिक में पहुंचा दिया था, तो घर जाने का समय हो गया था। ठीक है, लाओई को लाउडा की देखभाल करने दो। कल, लाउडा की पत्नी को उसकी देखभाल के लिए शहर आने दो। कैप्टन झाओ कुछ अधिक समझदार थे,
यह देखते हुए कि दोनों बेटे पहले से ही शादीशुदा और स्वतंत्र थे। अब सभी के सुरक्षित होने से वे एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। दरअसल झाओ तियानले का स्वभाव कुछ कुछ कैप्टन झाओ जैसा था। क्या वे ऐसे ही चले जा रहे हैं? वे दोनों भूखे और थके हुए थे। कैप्टन झाओ और अन्य लोग उन्हें सबक सिखाना चाहते थे। जल्दी से ट्रैक्टर चलाकर वे टीम मुख्यालय वापस आ गए। उन्होंने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया और फिर अपने अपने घर चले गए। जब झाओ तियानले घर पहुंचा तो उसने सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाने से पहले खुद को साफ किया। जैसे ही वह लेटा, उसे एक धीमी, कर्कश आवाज सुनाई दी, तुम वापस आ गए। झाओ तियानले ने अपनी पत्नी को गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उत्तर दिया, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। चलो सोते हैं। धीरे से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे आराम से सोने दिया। केवल उसमें से बदबू आने लगी। भाभी झाओ को पूरी रात बेचैन नींद आई और उजाला होते ही वह पुराने घर में चली गई। पिताजी, दया के पिता कैसे हैं? टीम लीडर ने कल कहा कि दया के पिता का पैर टूट गया है। कैप्टन झाओ भी अभी अभी बिस्तर से उठे थे। वह पिछली रात ही देर से घर लौटा था। चूंकि उनकी उम्र बढ़ गई थी, उनींदापन अब कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वह अभी भी सुबह होते ही उठ गया। सबसे बड़े बेटे का पैर टूट गया। पिछली रात उसे क्लिनिक भेजा गया था और उसे सेट कर दिया गया था, लेकिन क्लिनिक में उसे 2 दिनों तक निगरानी में रखना होगा। आज कुछ भोजन लें और सबसे बड़े और लाओए के लिए कुछ लाने के लिए बैलगाड़ी का अनुसरण करें। जहां तक लागत का सवाल है, दोनों परिवार इसे समान रूप से विभाजित करेंगे और जब हम वर्ष के अंत में पैसे विभाजित करेंगे तो मैं इसे काट लूंगा। लाओए के परिवार के साथ चिकित्सा लागत का बंटवारा करें। वापस जाओ और कुछ खाना बनाओ। कैप्टन झाओ ने सबसे बड़े बेटे की पत्नी को सीधे भेज दिया। भाभी झाओ को अभी भी अपने ससुर पर भरोसा था क्योंकि वह बहुत शांत थे। शायद यह बहुत गंभीर नहीं था। आखिर दया के पिता का अपना बेटा ही तो है। मैं अभी वापस जाकर खाना बनाऊंगी। उसे कोई मांस नहीं मिला, फिर भी उसे उसकी गंध आने लगी। चिकित्सा लागतों के बारे में सोचते हुए और यह कि दया के पिता लंबे समय तक कार्यान्वयन अर्जित नहीं कर पाएंगे, भाभी झाओ को और भी अधिक अफसोस हुआ कि वह अपने बच्चे के पिता को रोक नहीं पाए। झाओ परिवार के स्थान पर यून शियाओक्सियाओ अंततः झाओ तियानले के जागने से पहले जाग गई, लेकिन अपनी आंखें खोलने पर उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जैसे कि उसे गले लगाया जा रहा था। उसका हाथ एक पुरुष की छाती पर आराम कर रहा था, जो मांसल किस्म का था। वो हिलना चाहती थी लेकिन झाओ तियानले के जागने से डर रही थी। कौन जानता था कि वह कल रात के समय पहाड़ों से वापस आया था। यदि सबसे बड़ा भाई पहाड़ों में घायल हो गया हो और उसे अस्पताल ले जाना पड़े, साथ में जांच करनी पड़े और बैलगाड़ी से शहर तक 1 घंटे की यात्रा करनी पड़े, तो लौटने में और भी अधिक समय लगेगा। लेकिन वे बहुत करीब थे और अब जब वह जाग रही थी, तो वह दिल की धड़कन और यहाँ तक कि सांस लेने की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। सोने या उठने का नाटक करते रहें। उसने एक और चीज के बारे में भी सोचा। वे इतने लंबे समय तक एक ही बिस्तर पर रहे थे, क्या वह हमेशा इसी तरह आलिंगनबद्ध होकर सोता था? उस विचार पर उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने इस पर कभी ध्यान कैसे नहीं दिया। चलो थोड़ी देर और सोते हैं। झाओ तियानले ने अनजाने में उसकी पीठ थपथपाई। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। अचानक वे और भी करीब आ गए और वह महसूस कर सकती थी कि उसके द्वारा धीरे धीरे छोड़ी गई हार्मोनल गंध उसे चारों ओर से घेर रही है। मैं उठना चाहता हूँ। गले लगाने वाले झाओ तियानले ने आखिरकार अपनी आंखें खोली और यू जियाओक्सियाओ को चेहरे पर चूमा। आप थोड़ा और सोएं, मैं कुछ नाश्ता बनाऊंगा। वह नाश्ता बनाने जा रहा था। मैं यह करूंगा, तुम कुछ देर और सोओ। क्या उसकी पत्नी उसके लिए चिंता दिखा रही थी? पत्नी, चलो हम दोनों थोड़ा और सो लें। बोलने के बाद झाओ तियानले ने यू शियाओक्सियाओ के चेहरे को फिर से चूमा, उसे कसकर गले लगाया, अपनी आंखें बंद कर ली और सोना जारी रखने की योजना बनाई। मुझे उठना है, तुम थोड़ा और सो जाओ। यू जियाओक्सियाओ ने उठने के लिए संघर्ष किया। वह अब और सोना नहीं चाहती थी
और ऐसा लग रहा था कि उसने झाओ तियानले के शरीर में एक बदलाव देखा है जिससे उसके लिए सोना जारी रखना असंभव हो गया है। ठीक है, झाओ तियानले अपनी पत्नी पर दबाव नहीं डालना चाहता था, वो पिछली रात वापस आने से सचमुच थक गया था। अपने बड़े भाई को पहाड़ से ऊपर ले जाना और शहर की ओर भागना पहाड़ों में उनके सामान्य शिकार जितना आसान नहीं था। बस कुछ सरल बनाओ। उसे वास्तव में सादा भोजन बनाना पसंद था। चावल कुकर के बिना उसे वास्तव में इसकी आदत नहीं थी। जहाँ तक कुकर की बात है, तो वह इसका उपयोग करने में जल्दबाजी करने से झिझक रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए, अपनी पत्नी को कपड़े पहनते और उसके बालों में कंघी करते हुए और उसे विदा करते हुए देखते हुए, फिर उसने थोड़ी देर और सोने की योजना बनाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। यह जानते हुए कि उठते समय उस पर नजर रखी जा रही थी, युन जियाओक्सियाओ ने तेजी से कपड़े पहने और अपने बालों में कंघी की। कल माँ दा बाओ और जियो बाओ जल्दी सो गए, इसलिए वे भी जल्दी उठ गए। पापा कहाँ है? उन्होंने केवल मम्मी को देखा, डैडी को नहीं। पिताजी अभी भी सो रहे हैं, चलो नाश्ता बनाते हैं। पिताजी सो रहे हैं। क्या हमेशा पिताजी ही पहले नाश्ता नहीं बनाते थे? क्या पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी? दा बाओ ने माँ के कपड़े खींचे। माँ, क्या पिताजी को सर्दी लग गई? नहीं, तुम्हारे पिता को कल रात कुछ चीजों का ध्यान रखना था और देर से लौटे। तुम आज सुबह क्या खाना चाहोगी? माँ, मैं शकरकंद पैनकेक खाना चाहता हूँ। शकरकंद पैनकेक, ठीक है। दा बाओ, कृपया माँ को आग जलाने में मदद करें। दा बाओ आग लगाने में बहुत कुशल थे और तुरंत आग लगाने चले गए, जबकि जियो बाओ जलाओ लकड़ी लाने चला गया। यूं जियाओक्सियाओ ने 2 शकरकंद निकाले, उन्हें धोया, छीला, टुकड़े किए और स्टीम में पकाया। उसने आटा और सफेद चीनी भी निकाली, दुबले मांस के एक टुकड़े को स्ट्रिप्स में काट दिया और कुछ मसालेदार मांस को भूनने की योजना बनाई। पिताजी, पिताजी, झाओ तियानले, जो अभी भी सुस्त था, उसने किसी को पुकारते हुए सुना और तुरंत अपनी आंखें खोली और बिस्तर के पास एक छोटे बच्चे को देखा। यह उसका बेटा जियोबाओ था। पिताजी, खाने का समय हो गया है, माँ ने कुछ स्वादिष्ट बनाया है। ठीक है। झाओ तियानले अपने छोटे बेटे के सिर पर हाथ फेरने के लिए आगे बढ़ा, जल्दी से कपड़े पहने और अपना चेहरा धोने और अपने दांत ब्रश करने के लिए रसोई में चला गया। जब से उन्होंने महिला सहायक किरदार से शादी की, तब से उन्हें स्वच्छता और साफ सफाई पर ध्यान देते हुए हर दिन अपना चेहरा धोना, अपने दांत ब्रश करना, स्नान करना और अपने पैर धोना पड़ता था। यह तो आदत बन चुकी थी। बिग ब्रदर और लाओई पहाड़ों में चले गए और बिग ब्रदर का एक पैर टूट गया, जबकि लाओई को कुछ सती चोटें आईं। पहाड़ों पर गए और उसका पैर तोड़ दिया। क्या उन्हें किसी खतरे का सामना करना पड़ा? अन्यथा उसका पैर कैसे टूट सकता था? दोनों छोटे बच्चे शकरकंद पैनकेक और पाउडर वाले दूध का आनंद ले रहे थे, अंदर से आनंदित महसूस कर रहे थे। लेकिन अपने चाचा के पैर टूटने की बात सुनकर वे सदमे में आ गए। वे जंगली सुअरों के एक समूह में भाग गए। सौभाग्य से वे तेजी से भागे, अन्यथा वे अपनी जान गंवा सकते थे। झाओ तियानले ने कहा, उनका स्वर शांत था जैसे कि घायल उनके अपने भाई नहीं थे। कुछ ठंड लग रही थी। तब उनकी किस्मत सचमुच बहुत अच्छी नहीं थी। झाओ तियानले ने लापरवाही से जंगली सुअर की कुछ आदतों का उल्लेख किया। सर्दियों में भोजन कम होता है और चूंकि जंगली सुअर समूहों में रहते हैं, वे भोजन खोजने के लिए झुंड में निकलते हैं। दा बाओ, जियो बाओ, खाने के बाद अपने कमरे साफ करो, क्योंकि पिताजी को रजाई और चादरें बाहर निकालनी हैं। दा बाओ ने असमंजस में पूछा, लेकिन पिताजी, आपने उन्हें कुछ देर पहले ही धोया है। कुछ का उपयोग कुछ समय से किया जा रहा है। युन शियाओक्सियाओ ने इस मामले से पिता और पुत्रों को परेशान नहीं किया। क्या इतने छोटे बच्चों से मोजे और जूते धोना थोड़ी जल्दी नहीं है? वह जानती थी कि वह कल जाने की तैयारी में ऐसा कर रहा था। झाओ तियानले ने न केवल जियो बाओ के कमरे को साफ किया बल्कि पूरे घर को अंदर और बाहर से भी साफ किया। उसने कुछ जलाओ लकड़ी भी छांटी और उसके लिए कुछ माचिस भी तैयार की। कहीं और भाभी झाओ ने कुछ खाना बनाया और दाशु और लाओं से मिलने के लिए शहर के स्वास्थ्य केंद्र में बैलगाड़ी ले गईं।
दोनों व्यक्ति कल दोपहर का भोजन कर चुके थे, पहले से ही बहुत भूखे थे। जब उनके परिवार ने उन्हें कल स्वास्थ्य केंद्र भेजा, तो उन्होंने केवल चिकित्सा और बिस्तर शुल्क का भुगतान किया, उनके भोजन का नहीं। वे अब तक केवल पानी से ही भूख सहन कर रहे थे। जब उन्होंने भाभी झाओ को भोजन लाते देखा, तो उन्होंने उसे जोर से खा लिया। अंततः अपने पति को देखकर नंद झाओ को यह जानकर राहत मिली कि वास्तव में उसका केवल एक पैर टूटा था, जो पहले ही सेट हो चुका था, लेकिन उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए था। भाभी, मेरी पत्नी नहीं आई। झाओ तियानहाई ने केवल भाभी झाओ को देखकर पूछा, न कि अपनी पत्नी को। मैंने दाशु की मां को नहीं देखा, भाभी झाओ ने कहा, उनके स्वर में गर्मजोशी नहीं थी। उसकी पत्नी उसे देखने के लिए काउंटी स्वास्थ्य क्लिनिक में नहीं आई। पिछली रात बिग ब्रदर ने काउंटी शहर तक उनका पीछा नहीं किया था, और पिताजी ने उनके साथ एक संदेश भी भेजा था। उसकी पत्नी को स्पष्ट रूप से पता था कि वह यहाँ काउंटी स्वास्थ्य क्लिनिक में था, फिर भी वह उसे देखने नहीं आई थी। झाओ तियानहाई को कुछ उलझन महसूस हुई। भाभी, मैं पहले थोड़ी देर में वापस आऊंगा। कल मैं बैलगाड़ी से बिग ब्रदर को लेने आऊंगा। झाओ तियानहाई निश्चित रूप से बिग ब्रदर की कल अस्पताल से छुट्टी के बारे में नहीं भूले थे। पिछली रात उसने दुखती पीठ और दर्द भरी कमर के साथ आधी रात दूसरे बिस्तर पर सोकर काम चलाया। ठीक है। झाओ तियानहाई ने वापस जाने के लिए गांव की बैलगाड़ी ली। झाओ लाओई, तुम्हें क्या हुआ? क्या वह गिर गया? यह कुछ भी नहीं है। यह कुछ भी कैसे नहीं हो सकता? यह स्पष्ट था कि कुछ घटित हुआ था। हालांकि झाओ तियानहाई की सूती गद्देदार जैकेट में कई आंसू देखकर उन्होंने उस पर अधिक सवाल नहीं उठाए। पत्नी, पत्नी। जैसे ही झाओ तियानहाई ने घर में प्रवेश किया और अपनी पत्नी को नहीं देखा, उसने उसे बुलाना शुरू कर दिया। पिताजी, आप वापस आ गए। जियो शू पास के बच्चों के साथ खेल रहा था। अपने पिता की आवाज सुनकर वह घर वापस भागा। उसका भाई पढ़ने गया था। जियो शू, तुम्हारी माँ कहाँ है? वह मायके गई थी। परिवार के विभाजन के बाद भी उनके पास अभी भी गृहस्थी का एक टुकड़ा बचा हुआ है। दाशु की माँ ने वहाँ गोभी और मूली लगाई थी। पिछली रात झाओ तियानयोंग से यह सुनने के बाद कि बच्चे के पिता को कोई गंभीर घटना नहीं हुई है, दाशु की माँ सो गई, और उसने आज सुबह काउंटी स्वास्थ्य क्लिनिक जाने की भी योजना नहीं बनाई। झाओ तियानहाई ने देखा कि उसकी पत्नी न केवल काउंटी में उससे मिलने नहीं आई थी, बल्कि अब जब वह वापस लौटा था, तो वह घर पर भी नहीं थी। पिताजी, मांस। जियो शू को भी पता था कि उसके पिता पहाड़ों में शिकार करने गए थे, लेकिन वह खाली हाथ बिना मांस के वापस आ गए। कोई नहीं। झाओ तियानहाई सीधे घर में गया, अपने कपड़े उतारे और लेट गया। लेकिन जियो शू ने अपने पिता की पीठ को घूरते हुए सोचा कि उसके पिता मांस का शिकार क्यों नहीं कर पाए। दा बाओ और जियो बाओ, उन सभी के पास खाने के लिए मांस था। जब आपका काम पूरा हो जाए, तो आएं और थोड़ा आराम करें। झाओ तियानले ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं थका नहीं हूँ, यह नौकरी करने से कहीं ज्यादा आसान है। एक नौकरी। इस नौकरी का जिक्र करते हुए युन जियाओक्सियाओ को अचानक याद आया कि शरद ऋतु की फसल के बाद उनके घर से कोई भी नौकरी करने नहीं गया था। जब अनाज को बांटने का समय आया, तो यह परिवार के सभी लोगों के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अगर कोई हमारे घर में चोरी करने आए तो उसे कड़ा सबक सिखाओ। पत्नी, मैं खाना बनाने जाऊंगा। अपनी पत्नी की गोरी त्वचा को देखकर और जिस तरह से वह उसे देखती थी, उससे वह लगभग अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ना और उसे छूना चाहता था, लेकिन दिन का समय था, और दो युवाओं के साथ उसे पीछे हटना पड़ा। खाना बनाना, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? दोपहर के भोजन के बाद झाओ त्यानले बाहर चले गए, और जब उनके कंबल धोए जा रहे थे, दाबाओ और जियो बाओ को झपकी लेने के लिए यू जियाओक्सियाओ के कमरे में सोना पड़ा। हालांकि ऐसा लगता है कि दोनों भाइयों का सोने का इरादा नहीं था, बल्कि वे अपनी मां यू शियाओक्सियाओ के साथ किताबें पढ़ने का इरादा रखते थे। भाभी, भाभी, एरडेन की आवाज बाहर से आई। एरडेन इस समय क्यों आ रहे थे? यह भाई एरडेन है। दाबाओ तुरंत दरवाजा खोलने के लिए दौड़े। दरअसल दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। भाभी,
कुड्जू पाउडर, यह देखकर कि एरडेन कुड्जू पाउडर लाया था, युन जियाओक्सियाओ ने तुरंत उससे इसे ले लिया और उसके बदले में नूडल्स की एक जोड़ी, लगभग 2 पाउंड, साथ ही 5 पाउंड आटा और चीनी का एक पैकेट दिया। तुम्हारे जूते टूट गए हैं, मेरे पास एक जोड़ी रबर के जूते हैं जिनसे तुम काम चला सकते हो। युन जियाओक्सियाओ ने देखा कि एरडेन के पैर ठंड से लाल हो गए थे। महिला सहायक पात्र के पास रबर के जूतों की एक जोड़ी थी, जिसे उसने कई बार पहना था। यहाँ आने के बाद उसने इन्हें दोबारा नहीं पहना। अंतरंग परिधान और भी अधिक बदल गया था। यह तो बहुत ज्यादा है भाभी। यू जियाओक्सियाओ ने एरडेन की ओर देखा और समझाया, यह बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे वास्तव में ऐसा लग रहा है कि मैं आपका फायदा उठा रहा हूँ। आप नहीं जानते, लेकिन काउंटी शहर में कोऑपरेटिव में कुड्जू पाउडर 8 जियो प्रति पाउंड में बिकता है। आटा केवल 20 सेंट प्रति पाउंड के हिसाब से बिक रहा है। 80 सेंट प्रति पाउंड। यह इतना महंगा है, यह लगभग मांस की कीमत है। परसों, वह शिकार यात्रा पर थर्ड ब्रदर के पीछे गया। तीसरे भाई ने उनके बीच 2 खरगोश बांटे और उसने उन्हें नमक के साथ संरक्षित किया, स्मोक्ड खरगोश बनाने की योजना बनाई ताकि यह लंबे समय तक चल सके। जब भी उसे मांस की इच्छा होती, तो वह बस एक टुकड़ा काट सकता था और उसे पका सकता था। भाभी, ये रबर के जूते नए जैसे लग रहे हैं। मैं इन्हें नहीं ले सकता। वे नए नहीं हैं, वे घिसे हुए हैं। वे बहुत सख्त हैं और पैरों में चुभते हैं। दा बाओ और जियो बाओ अभी भी छोटे हैं, वे उन्हें पहन नहीं सकते। तीसरे भाई के पैर बड़े हैं, वह निश्चित रूप से उन्हें पहन नहीं सकता। एरडेन, बस उन्हें ले लो। एरडेन अंततः टोकरी लेकर चला गया, जिसमें आटा, सफेद चीनी, नूडल्स और रबर के जूतों की जोड़ी थी। हालांकि वे बूढ़े थे, गांव में बहुत से बच्चों के पास पहनने के लिए रबर के जूते नहीं थे। रात का खाना और भी सरल था। छोटे बच्चों के सो जाने के बाद, युन जियाओक्सियाओ ने मिट्टी के तेल का दीपक जलाया और उसे अपना पार्सल पैक करते हुए देखा, जो कल सुबह नाश्ते के तुरंत बाद जाने की योजना बना रहा था। हमारे पास स्टार एनीज है, जब आप पैक करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ अंडे उबाल लूंगा। यू जियाओक्सियाओ मुड़ा और रसोई में चला गया, जबकि छोटे बच्चे सो रहे थे। उसने कुछ मसाले निकाले और ब्राइनिंग मिश्रण का एक पैकेट पाया, उन्हें पानी में मिलाया और ब्राइनिंग मिश्रण को दूसरे बर्तन में उबालते हुए एक बर्तन में 20 अंडे पकाए। यह महसूस करते हुए कि अंडे पक गए हैं, उसने उन्हें बाहर निकाला, उन्हें कुछ बार थपथपाया, उन्हें पानी से धोया और उन्हें ब्राइनिंग मिश्रण के साथ बर्तन में डाल दिया, फिर उबाल जारी रखने के लिए बर्तन को ढक दिया। इस तरह, स्वाद बेहतर तरीके से प्रवेश करेगा। आखिरकार, उसने पहले चाय के अंडे और मैरिनेट किए हुए अंडे का स्वाद चखा था। पत्नी झाओ तियानाले ने अपने साथ ले जा रहे कपड़ों की पैकिंग पूरी कर ली और पाया कि उसकी पत्नी अभी भी कमरे में वापस नहीं आई है, तो वह उसे खोजने के लिए रसोई में गया। अब आप पूरी तरह तैयार हैं, मैंने अंडे उबाले हैं। उन्हें रात भर भीगने दें और फिर कल उन्हें निकालने से पहले हम उन्हें गर्म करेंगे, ताकि वे स्वादिष्ट हो जाएं। उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि वह जाए। नहीं, वह अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था। लेकिन अगर उसने नए साल से पहले कुछ पैसे नहीं कमाए, अगले साल, जब उसकी पत्नी को स्कूल में दाखिला दिलाया गया, तो उसके पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। उसने सुना कि शहर में मकान बेहद महंगे हैं, उनकी कीमत हजारों में है, और बड़ा मकान खरीदना तो और भी महंगा होगा। मैं इसे करूंगा। वे पहले से ही पक चुके हैं, बस उन्हें रात भर भीगने दें। हमें जल्दी सो जाना चाहिए, तुम्हें कल जल्दी उठना होगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अचानक उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने की आदत हो गई थी, और अब जब वह जा रहा था, तो वह जाने में कुछ अनिच्छुक था। यह कहा जाना चाहिए, हो सकता है कि उसका स्वभाव बाहर बहुत अच्छा न हो, लेकिन उसने अपना अच्छा स्वभाव उसके लिए सुरक्षित रखा था, और यह कोई कृत्य नहीं था। वह कपड़े धोने और खाना बनाने में सक्षम था, जिससे वह इन कामों से पूरी तरह मुक्त थी। ठीक है, चलो सो जाओ। झाओ तियानाले, एक हाथ में मिट्टी का दीपक और दूसरे हाथ में अपना हाथ पकड़कर, अपने कमरे की ओर चली गई। पत्नी, चलो सो जाओ। झाओ तियानाले अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था,
लेकिन उसने पहले उससे वादा किया था कि अगर वह सहमत नहीं हुई तो वह उसे नहीं छुएगा। फिर भी बच्चे होने के बावजूद वह अपनी पत्नी को सुलाकर रख सकता था, जो उसके लिए मांस न खा पाने लेकिन फिर भी सूप पीने में सक्षम होने की तरह भी अच्छा था। नहीं, उसे गले लगाना था, यह अंतहीन चक्र। पत्नी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। क्या तुम मुझे याद करोगी? झाओ तियानले ने अपनी ठुड्डी यूं जियाओ क्सियाओ के गाल पर लगाई और उसके कान में फुसफुसाया। क्या तुम मुझे अपनी याद आने देते हो या नहीं? मुझे तुम्हारी याद आएगी। वहाँ सावधान रहो, किसी के बहकावे में मत आओ, और यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि वे बच्चे या महिला साथी हैं, जिससे तुम अपनी सतर्कता को कम कर सकते हो। उसकी पत्नी उसका ख्याल रखती थी। एक चुंबन। यूं जियाओक्सियाओ दूसरे व्यक्ति को बाहर निकालना चाहता था। मेरे लिए बेतरतीब चीजें न खरीदें, नए साल के लिए कुछ विशेष स्थानीय उत्पाद खरीदना याद रखें। उनकी पत्नी की आवाज सुनने में बहुत अच्छी लगती थी, खासकर शांत रात में। पत्नी, मुझे याद रखना। यूं जियाओक्सियाओ ने गहरी सांस ली। भाई शितों, मुझे तुम्हारी याद आएगी। यह अब खत्म हो गया है ना? पत्नी वास्तव में अद्भुत है। यह देखकर कि उसकी पत्नी सो गई है, झाओ तियानले ने उसे अपनी बाहों में और भी कसकर पकड़ लिया। इस बार जब वह चला जाएगा तो उसे उसकी और भी अधिक याद आएगी। वह अभी भी नहीं गया था, और वह पहले से ही उसे याद कर रहा था। सोने का नाटक कर रही युन जियाओक्सियाओ, क्या वह कभी सोएगा? इसे भूल जाओ, मैं अभी कटिंग बोर्ड पर सिर्फ मांस बनूंगा, उसे मुझे जितना चाहे चूमने दो। जब वह दोबारा उठी तो बिस्तर पर अकेली थी। झाओ तियानले के बारे में सोचते हुए, जो चला गया था, वह अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गई। माँ, आप उठ गईं, पिताजी कहाँ हैं? वह पहले ही नहीं गया था, है ना? पिताजी चले गए हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि तुम्हें न जगाएं। उसने छोड़ दिया। बाएं, उसने सचमुच मुझे नहीं जगाया। क्यों नहीं? माँ, यह खाने का समय हो गया है। जियो बाओ ने अपने छोटे से सिर से युन जियाओक्सियाओ की ओर देखा। ऐसा लगता था कि वे अपने पिता के चले जाने के आदी हो गए थे। वे दुखी नहीं थे। पिताजी के जाने से पहले उन्होंने कहा कि माँ की अच्छी देखभाल करना, और जब वह लौटेंगे तो वह उनके लिए खिलौने खरीदेंगे। उसे वे संगमरमर के खिलौने चाहिए थे। खाने के लिए समय। ठीक है। यू जियाओक्सियाओ को थोड़ा उदास महसूस हुआ। वह उनसे एक भी शब्द कहे बिना कैसे जा सकता था, और वह देर से उठी थी। मुझे जगाया क्यों नहीं गया? तीसरे भाई, मुझे किसी स्वादिष्ट चीज की गंध क्यों आ रही है? झाओ तियान्हे ने अपनी तीखी नाक से एक तेज स्वादिष्ट खुशबू को सूंघा। तुम्हारी भाभी ने मेरे लिए मैरिनेट किए हुए अंडे बनाए हैं। मैरिनेटेड अंडे। भाभी सच में आपके लिए बहुत अच्छी हैं। यदि यह पहले होता, तो झाओ तियान्हे ने निश्चित रूप से कहा होता कि भाभी फिर से कुछ करने वाली है। लेकिन भाभी के साथ इन कुछ बातचीत के बाद, उसने देखा कि वह अलग दिखती थी, यहाँ तक कि उन्हें अंडे के केक भी बनाती थी। अगर मेरी पत्नी मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसे किसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए? वे 4 लोगों के एक समूह ने ब्रिगेड से एक बैलगाड़ी ली और जल्दी निकल गए। बैलगाड़ी पर वे चारों ही सवार थे। बैलगाड़ी से उतरने के बाद वे बस की ओर बढ़े, जो शहर में नहीं रुकती थी बल्कि उसके बीच से होकर गुजरती थी। एक बार काउंटी शहर में, उन्होंने प्रांतीय शहर के लिए दूसरी बस ली, जहां उन्होंने ट्रेन टिकट खरीदने के बाद अंततः आराम किया और भोजन के लिए एक सरकारी रेस्तरां में गए। जब वे ट्रेन में चढ़े तो लगभग अंधेरा हो चुका था। युन जियाओक्सियाओ पूरे दिन खराब स्थिति में था। एक व्यक्ति कम होने से घर अजीब लग रहा था। झाओ तियानजियान को घर जाना था, और युन शियाओक्सियाओ नहीं गया। इसके बदले दा बाओ को ब्राउन शुगर का एक बैग भेज दिया। रात में, जब वह सोने गई, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि बिस्तर पर कितनी कम भीड़ है, जिसकी उसे आदत नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए 2 बच्चों की धीमी सांसों को सुनकर युन जियाओक्सियाओ को देर से एहसास हुआ कि वह मुख्य पुरुष किरदार झाओ तियानले के प्यार में पड़ सकती है। इस एहसास ने उसे हौंफने पर मजबूर कर दिया। यह कैसे हो सकता है? पुरुष प्रधान मुख्य महिला पात्र से संबंधित है।
पुरुष प्रधान भूमिका महिला सहायक किरदार के लिए नहीं है। वो पुरुष प्रधान के प्रेम में कैसे पड़ सकती है? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब से वो यहाँ आई है, उसने जिस पुरुष से सबसे ज्यादा बातचीत की है, वो मुख्य पुरुष ही है। अगले साल कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने और यहाँ से निकलने के बाद चीजें बेहतर होंगी। ऐसा ही होना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा ही था। यून जियाओक्सियाओ खुद को बेवकूफ बनाती रही, लेकिन फिर भी वो करवटें लेती रही, न जाने उसे सो जाने में कितना समय लगा। लेकिन दूसरी तरफ झाओ तियानलेई को भी सोने में परेशानी हो रही थी। अपनी बाहों में गर्मी और खुशबू के बिना वह असहज महसूस कर रहा था। इन दिनों के दौरान घर पर झाओ तियानलेई के बिना युन शियाओक्सियाओ ने काफी भोजन खरीदा। उदाहरण के लिए चीनी कीनू, जिनके बारे में उन्होंने कहा था पहाड़ों से तोड़े गए थे। वे चीनी कीनू सचमुच बहुत मीठे थे। और लोंगन, जिसे पहाड़ों से उठाया गया जंगली फल भी कहा जा सकता है, यहाँ तक यूजेड को भी पहाड़ों से उठाया हुआ कहा जा सकता है। मांस को कुछ दिन पहले ही मैरिनेट किया जा चुका था और श्रीमती झाओ ने यू शियाओक्सियाओ के लिए मांस को स्मोक करने का इरादा करके रोक दिया। उन्होंने बहुत सारी सरू की शाखाओं को काट दिया था, लेकिन धुआं बहुत गाढ़ा होने की चिंता के कारण उन्हें पहले सोया भूसे का उपयोग करना पड़ा। अंधेरा होने के बाद इसे फिर से धूम्रपान करें। गांव में जंगली बिल्लियां हैं, रसोई के दरवाजे और खिड़कियां बंद करना सुनिश्चित करें। युन शियाओक्सियाओ ने पहले कभी मांस नहीं खाया था और इन सावधानियों को नहीं जानती थी, लेकिन उसने स्मृति के लिए श्रीमती झाओ द्वारा कही गई हर बात का पालन किया। सरू के साथ आप दिन के दौरान बहुत अधिक नहीं डाल सकते हैं, धुआं बहुत भारी हो जाता है। रात में आपको इस पर नजर रखनी चाहिए और आग बुझने के बाद ही छोड़ें। अन्यथा यदि बड़ी आग लगती है तो मांस जल जाएगा और आसानी से बड़ी आग का कारण बन सकता है। श्रीमती झाओ ने रुकने और मांस को धूम्रपान करने में मदद करने का इरादा किया था, लेकिन चूंकि उनके बड़े बेटे का पैर टूट गया था और उनकी बहू कभी कभी अपने दम पर सब कुछ प्रबंधित नहीं कर पाती थी, वो कभी कभार जाकर मदद करती थी। माँ, मुझे यह कंठस्थ हो गया है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, युन जियाक्सियाओ ने कुछ सरू की शाखाएं जोड़ी और तुरंत धुआं जोर से उठने लगा। दोनों छोटे बच्चे लटके हुए मांस को देख रहे थे। उनकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं, सोच रहे थे कि कब तक उनके पास खाने के लिए इतनी प्रचुर मात्रा में मांस होगा। सॉस मांस को धूम्रपान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसे सूखने के लिए रसोई के छत से भी लटका दिया गया था। जल्दी सो जाओ, माँ थोड़ी देर के लिए मांस का धुआं बना देंगी। हम अभी सोना नहीं चाहते, हम आपके साथ मांस का धूम्रपान करना चाहते हैं। मांस को एक साथ धूम्रपान करें। एक बार जब कंबल सूख गए, तो युन जियाओक्सियाओ ने उन्हें सोने के लिए अपने अपने कमरे में भेज दिया। माँ, इसे कितने दिनों तक धूम्रपान करने की आवश्यकता है? दा बाओ ने मांस की देखभाल करते हुए अगले कुछ दिनों तक वहीं रहने का निश्चय किया था। अगर किसी ने इसे चुरा लिया, तो उनके पास खाने के लिए मांस नहीं होगा। इन दिनों वे जो मांस खा रहे थे, उसके बारे में उन्हें कोई संदेह नहीं था। मुझे भी नहीं पता, दादी के आने तक इंतजार करो और तुम उनसे पूछ सकते हो। सर्दियों में लगभग 5 बजे अंधेरा होने लगा और युन जियाओक्सियाओ ने लगभग 7 बजे तक मांस का धूम्रपान करने की योजना बनाई। एक दिन तक इसे धूम्रपान करने के बाद मांस काफी हद तक सूख गया था। युन जियाओक्सियाओ मांस धूम्रपान करने में व्यस्त था, लेकिन उनका मायका परिवार इतना शांतिपूर्ण नहीं था। माँ, क्या छोटी बहन ने पत्र का उत्तर दिया है? यह सबसे बड़ी भाभी यूं अपनी सास से पूछ रही थी। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा बहाल कर दी गई थी और यह पहले ही 2 बार आयोजित की जा चुकी थी, लेकिन सबसे छोटी चाची वापस नहीं आई थी। सास उसे सामान और पैसे भेजती रही। माँ युन ने आह भरते हुए कहा, नहीं, छोटी बेटी अब भी उनसे नाराज होगी कि उसे अकेले ग्रामीण इलाकों में जाने के लिए मजबूर किया गया। इतने साल बीत गए जब वह एक बार भी वापस नहीं आई। यहाँ तक उनके द्वारा उसे भेजे गए पत्रों और पैकेजों का उत्तर भी कभी कभार ही मिलता था। उसका अपना मांस और खून, माँ युन कैसे व्यथित महसूस नहीं कर सकती थी।
माँ, बहुत सारे पढ़े लिखे युवा शहर लौट रहे हैं। अगर छोटी बहन काम करने के लिए जगह न मिलने से चिंतित है, तो हमें एक समाधान के बारे में सोचना चाहिए। हम उसे हमेशा के लिए ग्रामीण इलाकों में नहीं रहने दे सकते। सबसे बड़ी भाभी यूं कुछ समय से योजना बना रही थी। वो वह थी जिसने अपनी सास को छोटी चाची को वापस आने के लिए मनाने के लिए पार्सल भेजना और पत्र लिखना शुरू करने के लिए राजी किया। अब जब वर्कशॉप निदेशक पदोन्नति के लिए तैयार था, तो विभिन्न समूह नेता अपनी चालें चल रहे थे। उनके पति उन समूह नेताओं में से एक थे, और स्वाभाविक रूप से उन्हें उम्मीद थी कि उनके पति रैंक में ऊपर चढ़ेंगे। छोटी चाची की वापसी भी डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर के साथ अच्छी स्थिति में आने का एक तरीका था। इतने सालों तक ग्रामीण इलाकों में रहने के बाद, भले ही उसके सास ससुर ने उसे सामान भेजा हो, लेकिन वह शायद पहले की तरह तरोताजा नहीं दिख रही थी। एक निःसंतान डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर के पोते के लिए छोटी चाची को सौतेली मां के रूप में स्वीकार करते हुए उसे शहर लौटने की अनुमति देने से न केवल उनके परिवार को डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर के करीब आने में फायदा होगा, बल्कि एक ही बार में दो उद्देश्य भी पूरे होंगे। हम शियाओ को हमेशा के लिए ग्रामीण इलाकों में नहीं रहने दे सकते। मैं इस बारे में तुम्हारे पिता से चर्चा करूंगा। क्या चर्चा करें? उसके ससुर अवश्य सहमत होंगे। हर तरह से लाभकारी व्यवस्था। और क्या उसने यून परिवार के लिए दो पोते पैदा नहीं किए थे? क्या सचमुच एक बेटी पोते पोतियों से आगे निकल सकती है? उसका छोटा बहनोई शहर में रहने के लिए लगभग लिव इन लॉ बन गया था। अब उसके और उसके ससुराल वालों के बीच अभी भी अनबन थी, है ना? इसके अलावा उसके छोटे बहनोई की दो बेटियां थीं और अंततः एक बेटा हुआ। हमें पिताजी के साथ इस पर चर्चा करने की जरूरत है। परिवार के पास वास्तव में छोटी बहन को उस वर्ष ग्रामीण इलाकों में जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे आशा है कि वह आपके और पिताजी द्वारा वर्षों से भेजे गए सभी पैसे और भोजन को देखेगी और इसे आपके विरुद्ध नहीं रखेगी। सबसे बड़ी भाभी युन ने समझदारी भरी नजर डाली।